दोस्तों, अरविंद नाम का ये जो शख्स है, यह एक बड़ा फाइनेंसर होता है उस शहर का। और दोस्तों, वह एक बहुत ही अय्याज टाइप का लड़का है। दोस्तों, वह फाइनेंसर कैसे बना? उसका पिता भी एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था और अरविंद अपने पिता की इकलौती संतान होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अरविंद है वह अपने पिता को उनकी कुर्सी से हटाकर उस कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लेता है और बहुत ही ज़्यादा अय्याशी किया करता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। वह लगातार अपनी उस मौज मस्ती में हर रात नई नई लड़कियों को बुलाता और फिर उनके साथ मौज मस्ती किया करता था। दोस्तों, यहाँ पर अरविंद का पिता अरविंद के लिए एक सुंदर सी लड़की देखकर उसकी सगाई कर देता है। और दोस्तों, अभी उस सगाई के मात्र 3 महीने ही बीते हैं। एक दिन अरविंद कहीं पर गायब हो जाता है। वह कहाँ गया यह तो किसी को कोई पता ही नहीं है, लेकिन उस अरविंद के फोन से एक मैसेज आता है अरविंद के पिता पर, और वहाँ पर वह लिखता है कि पिताजी, मैं अब साधु बनने का विचार कर रहा हूँ और अब मैं इस मोह ममता जो कुछ भी है सबको छोड़कर एक साधु बनने जा रहा हूँ। मुझको ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अब कभी भी नहीं मिलूंगा। आप अपना अच्छा भला सोच लीजिएगा। दोस्तों, उस मैसेज को पढ़कर वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह अरविंद के सभी यार दोस्तों के पास फ़ोन करता है, उनके पास जानकारी देता है कि आखिर अरविंद कहाँ गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अरविंद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा होता है। दोस्तों, वह अरविंद कहाँ गया, वह जिंदा है या मर गया, आखिर उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन उस अरविंद के बारे में यह तो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियाँ बन गई थी, जहाँ पर न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स वगैरह यही खबर चला रहे थे कि अरविंद, जो कि एक बड़े बाप का बेटा है, आखिर वह कहाँ पर गायब हो गया। दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी का एक भी पॉइंट मिस मत करिए, वरना आप कहानी के मेन जो मुद्दे हैं उससे भटक जाएंगे। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है आगरा, उत्तर प्रदेश से। आगरा, जो कि बहुत ही बड़ी प्यार की नगरी के रूप में मानी जाती है, इस प्रेम नगरी में बहुत ही बड़ा जो उदाहरण है, यानी कि वह ताजमहल है। और ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के बहुत ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ताज का दीदार करते हैं और मानते हैं कि प्यार के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया है। दोस्तों, इसी ताज नगरी में एक लड़का रहता है अरविंद। अरविंद जो कि एक फाइनेंसर है, और अरविंद ने जो ये फाइनेंसिंग जो कंपनी है वो ऐसे शुरू करी है कि उसका पिता भी एक बहुत बड़ा फाइनेंसर होता है उस ताज नगरी का, यानी कि आगरा का बहुत बड़ा फाइनेंसर है उसका पिता। दोस्तों, धीरे धीरे वह अपने पिता को वहाँ से हटा देता है। अभी उसका पिता भी जवान है, करीब उसकी 45 साल उम्र है। और इस प्रकार से जैसे अरविंद अपने पिता को उसकी कुर्सी से हटाता है, उसका पिता भी बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है कि आखिर ये बेटा क्या करने वाला है। और दोस्तों, फिर अरविंद जब उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी, जो कि फाइनेंस कंपनी होती है, उसका मालिक बन बैठता है। लेकिन दोस्तों, जो लड़का है अरविंद, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दरअसल जो अरविंद नाम का वह लड़का है, वह लड़का एक अय्याश किस्म का लड़का होता है। उसके हर रोज बिस्तर बदलते रहते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसके बिस्तरों को गर्म करने के लिए रोजाना नई लड़की आती है। और दोस्तों, वह उन्हीं लड़कियों के साथ खाता पीता, यानी कि शराब वगैरह का सेवन किया करता है। दोस्तों, वह उनके साथ वहीं पर रात गुजारता है और इस प्रकार से वह अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। दोस्तों, एक रात जब वह कहीं पर जा रहा होता है, उसको एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति ज्योतिष का जानकार होता है और वह व्यक्ति उसको बताता है कि तुम रीना नाम की लड़की से शादी कर लो। यदि तुमको रीना नाम की लड़की मिल जाती है और तुम उससे शादी करते हो तो फिर तुम्हारी किस्मत का जो सितारा है वो बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, यानी कि जहां पर तुम कुछ लाख रुपए कमाते हो वहां पर तुम करोड़ों रुपए कमाने लगोगे। दोस्तों, जैसे कि अरविंद को यह खबर मिलती है, वह अब चारों तरफ ढूंढने लगता है कि रीना नाम की कोई लड़की उसे मिल जाए। और दोस्तों, रीना नाम की लड़की मिलने में उसको बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि करीब 20 दिन बाद उसके पास उसकी कमरे में एक इंटरव्यू देने पहुंचती है एक लड़की जिसका नाम होता है रीना। दोस्तों, रीना को देखकर, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, अब यहाँ पर जो अरविंद होता है, वह अरविंद अब रीना के सामने एक नया ही प्रपोजल खोल देता है। वह कहता है कि रीना, तुमको नौकरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो, और यदि तुम मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर इस कमरे की मालकिन बना दूंगा। दोस्तों फिर क्या था, रीना ने उस प्रपोजल को हाथों हाथ स्वीकार कर लिया और कहने लगी कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, यदि मेरे नसीब में यही है तो मैं बस आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। दोस्तों धीरे धीरे वह रिश्ता जब अरविंद के पिता के सामने पहुंचता है तो अरविंद के पिता भी अरविंद की खुशी को सबसे बड़ी खुशी मानकर उस लड़की के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों अब रीना और अरविंद का रिश्ता तय हो जाता है। एक दिन अरविंद जब रात के करीब 11 बजे वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनको रीना की, जो कि उन्होंने रीना को गाड़ी दी हुई थी, वह गाड़ी दिखाई देती है। वह उस गाड़ी को देखकर चौंक जाते हैं और वहां पर रुक जाते हैं। आखिर रीना वहां पर उस गाड़ी में क्या कर रही है। वह जैसे उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं उनकी आंखें और भी ज़्यादा पटी की पटी रह जाती हैं। दरअसल यहाँ पर अरविंद देखता है कि जो उनकी होने वाली पत्नी यानी कि रीना है, रीना किसी और लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। दोस्तों जब अरविंद उस लड़की से उस गाड़ी का खिड़की खुलवाता है और जब उस रीना से पूछा जाता है तो यहाँ पर रीना बताती है कि यह जो लड़का है यह उसका पूर्व प्रेमी यानी कि विकास है। रीना यहाँ पर बताती है कि ये जो लड़का है यह उसका पूर्व प्रेमी है और वह यहाँ पर उसे समझाने आई थी कि वह जिंदगी में उससे कभी नहीं मिलेगी। अरविंद यहाँ रीना से कहता है कि तुम तो काम चलाओ लड़की हो, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत ही गलत किया, जाओ आज से तुम कहीं भी जा सकती हो, मेरे लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद ऐसा कहकर वहां से अपनी गाड़ी को लेकर चल देता है और बस वह अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों वह रात को कहीं और भी जाता है, लेकिन उसके बाद से करीब 3 दिन बाद अब अरविंद अचानक से गायब हो जाता है। अरविंद कहाँ गया, किसके पास गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जब अरविंद के पिता उसके बेटे अरविंद को ढूंढते हुए पहुंचते हैं पुलिस थाने, तो पुलिस थाने में उस मामले को दर्ज करवाया जाता है। अब अरविंद के पिता के कहने पर यह मामला तो दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस जो कि लगातार अरविंद की तलाश कर रही है, करीब 1 साल बीतने पर भी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ अरविंद की तलाश में जब 1 साल बीत जाता है, उसमें करीब 6 दिन बाकी रह जाते हैं, तो यहाँ पर एक दोस्तों रंजीत कुमार जो कि साइबर पुलिस के एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो अब इस बात के लिए दम भरते हैं और कह देते हैं कि वो एक ना एक दिन उस लड़के को अब से ढूंढ निकालेंगे। और दोस्तों कोर्ट के आदेश अनुसार अब उस रंजीत कुमार के पास उस लड़के अरविंद की फाइल पहुंच जाती है और अरविंद की फाइल जैसे रंजीत के पास पहुंचती है, रंजीत अब अरविंद के फ़ोन नंबरों की जानकारी निकालने में जुट जाता है। वह यहाँ पर सीरियल रिपोर्ट निकालता है और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात तो यहाँ आती है कि यहाँ पर एक नंबर मिलता है। वह नंबर मिलता है संध्या रानी का। संध्या रानी जो कि एक वेश्या थी, और जैसे ही पुलिस अब उस संध्या को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाते हैं तो यहाँ पर संध्या बताती है कि उन्होंने उस लड़के से बातचीत तो करी थी। दोस्तों यहाँ पर अरविंद के बारे में संध्या बताती है कि अक्सर अरविंद उसके पास आता था और हम लोग घंटे घंटों बैठकर एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातचीत करते थे, और इन्हीं बातचीतों के चलते उन्होंने 25 लाख रुपए का फाइनेंस कराया था, क्योंकि उसकी मौसी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। दोस्तों यहाँ पुलिस की सख्ती सुई बिल्कुल संध्या रानी पर टिक जाती है, क्योंकि शायद हो सकता है संध्या रानी ने ही 25 लाख रुपए न देने का फैसला किया हो और इसी बात के चलते उस लड़के अरविंद को मरम्मत दिया हो। दोस्तों यहाँ लगातार पूछताछ के दौरान संध्या रानी साफ मना कर देती है कि उसको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पास एक विकास कुमार नाम का एक लड़का आता था और वह लड़का अक्सर कहता था कि उसको उसके दोस्त अरविंद ने भेजा है। आखिर वह विकास कौन था, अब पुलिस सीधी पहुंच जाती है विकास कुमार के पास। अब विकास कुमार की जो पूछताछ की जाती है तो विकास कुमार के बारे में एक खबर मिलती है कि विकास कुमार वो भी अपने हाथ की नस काटकर और वह अपने कमरे में मृत पाया गया था। पुलिस बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, आखिर विकास जो कि अरविंद का दोस्त था वह अपने आप को ऐसे कैसे मार सकता है। दोस्तों यहाँ पुलिस जब और ज़्यादा छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि विकास की जो पत्नी संजना है, संजना भी यही बयान देती है कि उनके पति ने ऐसे ऐसे अपने हाथ की नस काट कर ली थी। और दोस्तों इस प्रकार की बातों को चलते हुए अब पुलिस उस संजना कुमारी के बारे में और भी जानकारी करती है। दोस्तों वहाँ पर अचानक लड़का आता है, वह लड़का होता है सोनू। वह सोनू जो लड़का है वह संजना के साथ काफ़ी घुला मिला सा होता है। दोस्तों यहाँ जब पूछा ये सोनू नाम का लड़का यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ पर संजना कहती है कि सोनू मेरा देवर लगता है। और दोस्तों अब उनकी जो जिस प्रकार से उनकी बातचीत, उनका घुलना मिलना उसको देखकर
पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि सोनू के नंबर को जब लिया जाता है उसकी भी सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो वहाँ पर वाकई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आता है, क्योंकि विकास की पत्नी संजना कुमारी और सोनू घंटों घंटों फोन पर बातचीत किया करते हैं। यहाँ पर पुलिस को एक नया क्लू समझ में आता है। अब पुलिस जब सोनू से पूछताछ करने जुटती है तो यहाँ पर पुलिस पहले तो सोनू से कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन अब जब पुलिस उससे बहुत सारी बातचीत पूछती है तो यहाँ पर सोनू के बयानों में बहुत सारी बदली हुई बातें नजर आती है। पुलिस अब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है और अब सोनू से वो सब सारा सच उगलवाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि कैसे विकास कुमार की, जो कि संजना के पति थे, उनकी हत्या की गई और कैसे उस अरविंद को भी जान से मार दिया गया। दोस्तों, सोनू एक नई कहानी बताता है। वह कहता है कि एक रात जब अरविंद रात को बहुत ज़्यादा नशे में था, वह आता है विकास कुमार की पत्नी संजना के साथ छेड़खानी करने लगता है। जब उसने ये बात विकास को बताई तो विकास बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया। एक दिन जब अरविंद को एक अकेली जगह पर बुलाया जाता है, वहाँ पर विकास और सोनू दोनों होते हैं। वहाँ पर विकास पूछ रहा होता है अरविंद से कि अरविंद, तुमने मेरी पत्नी के साथ ये गलत काम किया है। तो यहाँ पर अरविंद उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई, उस दिन से वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा विनती करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मुझको माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सोनू होता है, जो कि एक सोची समझी साजिश के अनुसार वह अपने साथ चाकू लाता है और वह पीछे से उस अरविंद की पीठ में उस चाकू को घोंप देता है, जिसके कारण अरविंद की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को देख रहा होता है विकास अब उससे मना करता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मेरे सामने तो मेरा दोस्त अरविंद माफ़ी मांग रहा था, लेकिन तुमने उसको ऐसे क्यों मारा। लेकिन सोनू यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता नहीं, उसको ऐसे ही मरना था। और दोस्तों, अब एक दिन जब विकास अपने घर देर रात लौटता है तो वह पाता है कि उसकी पत्नी संजना और सोनू के बीच में शारीरिक संबंध कायम है। उनको देखकर अब विकास को समझने में देर नहीं लगती है। वह कहने लगता है कि दोस्त, ये बात थी, इसलिए तुमने अरविंद को मारा। अरविंद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। दोस्तों, इस बात को सुनते ही अब सोनू बहुत ही जल्दी में वहाँ से खड़ा होता है और वह उस विकास को वहीं पटक लेता है, यानी कि उसी कमरे में गिरा देता है। और दोस्तों, उसी चाकू का इस्तेमाल करते हुए सोनू अब उस विकास के हाथ की नस भी काट देता है और उसे वहीं मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ जाता है। जैसे कि विकास वहां पर मर गया है, अब विकास के उस मृत शरीर को कमरे से बाहर निकालकर खाट पर गिरा दिया जाता है और वहां पर शोर मचा दिया जाता है कि इस विकास ने यहाँ पर हत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वे लोग कहते हैं कि हमने उसको जैसे तैसे इस कमरे से बाहर निकाला है। दोस्तों, इस प्रकार के सारे बयानों को दर्ज कर लिया जाता है और जो लड़का सोनू है, सोनू की निशानदेही पर ही, जहाँ पर अरविंद को मारने के बाद उस जमीन में गाड़ दिया गया था, वहाँ से उस लड़के यानी कि अरविंद के कंकाल को बरामद किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से इस ब्लाइंड मर्डर स्टोरी का खुलासा होता है। दोस्तों, आज के इस दौर में किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी मित्र या साथी पर यकीन करने योग्य कोई भी बात नहीं रह गई है। जिस पर भी भरोसा करें, काफ़ी सोच समझ कर करें, लेकिन अपने दिमाग को हमेशा सतर्क रखें। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।